अम, माधवी माधवी जी। माधवी जी, मेरे को को होस्ट बना देंगे प्लीज। हेलो हेलो। अंकिता मैम, आप वेलकम अंकिता मैम। थैंक यू वेलकम डॉक्टर दिनेश सुमन सर। जी। माधवी जी, मैं को होस्ट। प्लीज वेट 2 मिनट प्लीज। ठीक है, ठीक वेट फॉर 2 मिनट प्लीज। है। हाँ जी। हेलो हेलो जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। अंकित, हाँ जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, वेलकम डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम अंकिता मैम। अंकिता थैंक यू। मैम, मैंने आपको को होस्ट कर दिया है। आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंकिता चावला है और मैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में काउंसलर और एजुकेटर का काम करते हूँ। तो हाय। आवाज ठीक आ रहा है? हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करूंगी मैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइटल का मतलब समझाना चाहूंगी। पोस्टर में आपने देखा कि टाइटल था मेरे वेबिनार का, योर माइंड्स डार्क हॉर्सेस, होप एंड ऑप्टिमिज्म। डार्क हॉर्स क्या होता है? डार्क हॉर्स, जब मैंने एक बार अपने स्कूल के टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं लाए थे, तब मेरे को मेरी टीचर ने बताया था कि जब घोड़ों की रेस होती है ना, तो डार्क हॉर्स से उम्मीद नहीं होती कि वो रेस जीत जाएगा, पर डार्क हॉर्स रेस जीत जाता है। होप यानी कि उम्मीद, ऑप्टिमिज्म यानी कि सकारात्मक सोच, इन दोनों को बहुत लाइटली लिया जाता है, पर इन दोनों का रोल आपकी इम्प्रूवमेंट में काफी स्ट्रांग रहेगा। ठीक है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उम्मीद से और सकारात्मक सोच से हमारा क्या मतलब है। पहले उम्मीद। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी।
ठीक है, एक सेकेंड। तो इस वीडियो से आप ये समझें कि मैं दो वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करूंगी, वो है पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए वो पॉइंट है जहां से आप शुरू करते हैं, और पॉइंट बी वो पॉइंट है जहां जाना चाहते हैं। अब इस प्रॉब्लम के बाद आपका पॉइंट ई चेंज तो हो गया और एक नया पॉइंट बी बन गया, और उस पॉइंट बी तक जाने के लिए हमको जो उम्मीद चाहिए उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो आपके पास अगर एक पेपर और पेन हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके माइंड से ज्यादा बढ़िया नोटबुक तो कोई है नहीं। सो उम्मीद क्या होती है? आपकी उम्मीद आपका वो साहस है जो आपको अंधेरे में भी चलने की शक्ति दे, थोड़ी सूझबूझ से चीजों को पकड़ पकड़ के। वो साहस और वो रास्ते बनाना, इसको उम्मीद कहते हैं। उम्मीद सिर्फ नॉन नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, सिर्फ नॉन नेगेटिव सोचना, इस पर उम्मीद करना खत्म नहीं हो जाता, पर वो स्ट्रैटेजीज बनाना और उस गोल तक पहुंचने के लिए, और ये समझना कि आपके पास वो शक्ति है, इसको उम्मीद कहते हैं। अब जैसे मैं वेट लूज करना चाहती थी, तो मैंने एक चार्ट बनाया ये जानने के लिए कि मेरा गोल क्या है, उसके लिए मैं क्या स्ट्रैटेजीज यूज करूंगी, किस तरीके से अपना वेट लूज करूंगी। और ये दिखाने के लिए एक सेकेंड। सबसे पहले गोल जितना स्पेसिफिक हो उतना ही अच्छा, जैसे कि टू लूज 5 किलोज विद इन 2 months, रियलिस्टिक भी होना चाहिए। 5 किलो 2 महीने में लूज करें तो ज्यादा अच्छा है। 2 हफ्ते में अगर मैं सोचूं कि मैं 5 किलो लूज कर लूंगी, तो उसके लिए मुझे जुलाब की गोली खानी पड़ेगी। उसके तरीके हैं डाइट और एक्सरसाइज, तरीके ढूंढना और ये सोचना कि मैं इनिशिएट कर पाऊंगी, रोज मेहनत कर पाऊंगी अपने गोल तक पहुंचने के लिए, वो भी बहुत जरूरी है। डाइटिंग करने में मेरे को क्या करना होगा? घी और मक्खन अवॉइड करना होगा, और छोटे छोटे 6 मील्स, एक्सरसाइज, मेडिटेशन,
शांत रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अगर शांत नहीं रहूंगी, अगर स्ट्रेस्ड आउट रहूंगी, तो हो सकता है कि मैं ज्यादा खाती रहूं। इस चीज का आपके ऊपर क्या एप्लीकेशन होगा? आप एक छोटा सा कोई स्पेसिफिक गोल सोचेंगे, डिसाइड करेंगे डॉक्टर से बात करके। उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा वो भी आपको डॉक्टर बताएंगे, और रोज आपको उसके अंदर कैसे मेहनत करनी है वो भी आपको डॉक्टर से बात करके सोचना होगा। अगर मैं रोज वो इनिशिएटिव नहीं लूंगी, अगर रोज मैं वो, एक सेकेंड, 12 participants raised hand. मैं आपके जो सवाल हैं वो एंड ऑफ द सेशन लेना ज्यादा पसंद करूंगी, ठीक है? तो जो आपके गोल्स हैं वो आपको डॉक्टर बताएंगे कि क्या करना है, और रोज अगर उसमें मेहनत करते रहें, अगर मैं रोज जो चीज मुझे करनी चाहिए वो नहीं करूंगी तो मैं खुद भी दुखी हो सकती हूँ, ठीक है? दूसरा, एक सेकेंड, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको ढूंढने होंगे। आपके गोल को अचीव करना आपके लिए कितना जरूरी है? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं तो मेरे लिए वेट लूज करना क्यों जरूरी है? मेरी हाइट छोटी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं एक आइडियल वेट पे अपनी हाइट के हिसाब से आऊं। डाइट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों का डायबिटीज था, मुझे ना हो, तो उसके लिए वेट लूज करना और डाइटिंग करना जरूरी है। आपको भी यही सोचना है कि जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आपके लिए कितना जरूरी है। जब आप ये गोल अचीव कर लेंगे फ्यूचर में, तब आपको कैसा लगेगा? अपना एग्जाम्पल लूं तो मैं वेट लूज करने के बाद और एक्टिव फील करूंगी, डरूंगी कम कि मेरे हार्ट पे कोई इफेक्ट आएगा। मेडिटेशन से मैं ज्यादा शांत हो जाऊंगी, रिलैक्स हो जाऊंगी। मेरी मदद कौन कर सकता है इस गोल को अचीव करने में? आपको भी यही सोचना है कि आपका जो गोल है उसको अचीव करने में आपकी मदद कौन करेगा। और बहुत जरूरी है अपने आप को ये याद कराना कि अ, जब मैंने गोल अपना कोई इससे पहले अचीव करा था तो वो कैसे करा था, ठीक है? अब मैंने आपको एक डर का पर्सपेक्टिव बताया कि डर लगता है। क्या डर सही है? डर कितना गलत है? डरना कोई गलत बात नहीं है, डर लग सकता है, पर इतना डर नहीं लगना चाहिए कि आपको जो चीज करनी है वो चीज कर भी ना पाए, ठीक है? डर आपको ये बताता है कि कोई चीज ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है, ठीक है? तो बस उतना डर। अति हर चीज की बुरी होती है ना, तो बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? तो बैलेंस, कम डर, ज्यादा मेहनत, वो जरूरी है आपके लिए। अब जो जो रेज कर रहे हैं अपने हैंड वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं एक नाम बोलती हूँ, आप तभी क्वेश्चन भी करिए। हाँ जी।
भाविका बेन, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। भाविका बेन, एम आई ऑडिबल? भाविका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद वो नहीं सुन पा रहे, तो हम शायद नेक्स्ट को ले लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह एमपी से अनम्यूट कर दीजिए आप प्लीज। धर्मेंद्र सिंह। जी जी मैडम जी, नमस्ते। हेलो। हाँ जी बोलिए धर्मेंद्र जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए धर्मेंद्र जी। आप अनम्यूट हैं, आप बोलिए प्लीज। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी बोलिए हेलो। आप। हाँ मैडम मैं धर्मेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, शिवपुरी से बोल रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश से। आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी आवाज आ रही है। आप बताएं धर्मेंद्र जी। हाँ सर, मेरे को क्या हीरो में प्रॉब्लम रहती है सर। नहीं नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी मैडम से संबंधित कोई चीज हो, साइकोलॉजी से संबंधित जो बात की है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा अच्छा, अभी ऐसी अगर कोई दिक्कत नहीं, हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई मानसिक तनाव, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, कोई डर की बात, कोई भी मन में ऐसी संशय हो जो आपको मानसिक तौर से नहीं ऐसा परेशान करती कोई है, उसके बारे में बात करें। नहीं मैडम सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि ठीक मेरे है। को काफी समय हो चुका है, 15-16 साल, सब चीजें तो मैं दूर हो गया हूँ अभी। ठीक है, तो बाकी लोगों को मौका दीजिए, आप म्यूट कर दीजिए। हम अभी यूरिनरी प्रॉब्लम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। जी सर, मेरे को हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। समराइज करती हूँ कि होप क्या होता है। होप आपका साहस, आपका साहस वो रास्ते बनाने का जो आपको आपके गोल के और करीब ले जा पाए। डरना भी इन बैलेंस, ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, गलत नहीं है डरना। ठीक है, अब आपने डॉक्टर से बात तो की थी, है ना? तो डॉक्टर्स ने आपको क्या बताया? अलग अलग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताई। क्या वो टेम्परेरी है? क्या वो परमानेंट है? बहुत जरूरी है कि आप अपना एफर्ट उन चीजों में डालें जिन चीजों को आप सुधार पाए। ठीक है, और कभी भी ऐसे हताश नहीं होना कि मैं एक चीज जो है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो कर नहीं पाऊंगा। भागवत गीता में भी कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था ना कि अगर मैं भी अपना काम नहीं करूंगा तो सृष्टि का तो नाश हो जाएगा। सबको जो अपना काम है वो करना है। तो जो डॉक्टर्स ने आपको बताया, जो चीज आपको करनी है, उसको करने से डरना क्यों? वो चीज आपको इम्प्रूव करने के और पास ले जा पाएगी। यहाँ पर आपका रोल आता है सकारात्मक सोच का। अब अगेन, सकारात्मक सोच नॉन नेगेटिव सोच नहीं है। सकारात्मक सोच रोज का और आपकी हर थॉट का उसको बनाने का एक तरीका है। ये देखना है कि वो नेगेटिव तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको नुकसान करेगा। वो परमानेंट, आप ये तो नहीं सोच रहे कि जो चीज है वो परमानेंट है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि ये सब मेरी ही गलती है।
और अगर एक चीज गलत हुई है तो मैं सारी चीजें ही गलत करूँ। तो उस नेगेटिविटी से भी अपने आप को बचाना है। हर सेकंड बचाना पड़ता है, हर मिनट बचाना पड़ता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आप को उन चीजों से बचा कर रखेंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर अभी मेरे घर पे कोई आए दही मांगने, पर मेरे पास दही हो ही ना, तो मैं उसको दही कैसे दूंगी? तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, अगर आप खुश रहेंगे, तो ही आप लोगों को खुशी दे पाएंगे, तभी आप किसी को समझा पाएंगे। हर किसी का जो हीलिंग प्रोसेस होता है, आप अपने सारे दोस्तों से बात करते होंगे, हर किसी का प्रोसेस तो डिफरेंट है। हर किसी की प्रॉब्लम सेम नहीं है। हर किसी को उतना टाइम नहीं हुआ जितना टाइम आपको हुआ है, जिससे भी आप बात कर रहे हो। सेम प्रॉब्लम भी हो सकता है ना हो, है ना? तो बात उतनी ही मानो जितना यूजफुल हो, और उससे मानो डॉक्टर साहब से बात करके, बिना उनसे बात करे किसी भी चीज को अप्लाई मत करना, किसी भी चीज को यूज मत करना। ये सोचना कि कहीं आप अपना कोई नुकसान तो नहीं कर रहे। ठीक है? अब जो केयर टेकर हैं, जिनसे आप सबसे ज्यादा बात करते हैं, क्या वो आपसे जिसने भी म्यूट नहीं करा वो प्लीज म्यूट कर लो, क्योंकि मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है। ठीक, ओके। तो आप ये देखिए कि जो आपके साथ हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, भाई बहन, वो जो भी आपसे बात करते हैं, क्या वो पॉजिटिव है? पर अगर आपका मूड नहीं ठीक, अगर आप भी नेगेटिव हो, तो उसका असर अच्छा तो नहीं होगा। और अगर वो नेगेटिव है पर आप पॉजिटिव हो, वो आपके साथ जो भी बात कर रहे हैं उसका आपके ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ रहा, तो आपका मूड भी कैसे अच्छा रहेगा? जरूरी है कि आप भी पॉजिटिवली बात करें, वो भी पॉजिटिवली बात करें, तो दोनों का ही मूड अच्छा रहेगा। ठीक है? ओके। तो अगर अब कोई सवाल हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज डॉक्टर सुमन आपसे अब बात करेंगे। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू अंकिता मैम। थैंक यू सो मच। आपने बहुत छोटी छोटी बातें बहुत डिटेल में सबको बताई, जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कई बार हम चीजों को पता होने के बाद भी इग्नोर कर देते हैं। आई होप कि मैंने जो भी बताया वो हेल्पफुल रहेगा। पर अगर कोई भी सवाल हो, आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, या अदरवाइज मैम को दे देना, मैम मुझसे सवाल पूछ लेंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगी। ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर सुमन से कि वो, मैं अब म्यूट कर देती हूँ, आप डॉक्टर सुमन से बात कर लीजिए। थैंक यू। हेलो, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी अंकिता जी के जो सेशन हुआ उसमें बहुत अच्छी जो चीज सामने निकल के आई कि कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हमें मानसिक रूप से अपनी इस कंडीशन से, मानसिक रूप से अपने इन हालात को अडेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, तभी हम आगे चल के उसके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं और उसे समझकर उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमारे सभी दोस्त पिछले सेशन में भी थे, कुछ नए चेहरे भी हैं, और आज हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित चीज़ों के बारे में। जैसा कि हमारे सभी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड दोस्त समझते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक मेजर चेंज है। इस चेंज इन लाइफ के बाद
अक्सर हम महसूस करते हैं कि हमारे लिम्स में यानी हाथों पैरों में होने वाले प्रभावों के अलावा सबसे ज्यादा ये हमारे मूत्राशय यानी यूरिन के रास्ते पर यानी पेशाब के रास्ते पर प्रभाव डालती है, हमारे बाउल, स्टूल या मोशन पर प्रभाव डालती है, और इन सब का हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पर, हमारे जीवन पर और हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए आज हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के थ्रू आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में कुछ सवाल लेंगे। आई होप आप सब लोग देख पा रहे हैं। मेरी इस आज की हमारी टॉक का विषय रहेगा, आर यू टेकिंग गुड केयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? क्या आप अपने ब्लैडर का सही तरीके से ध्यान रख पा रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किसी भी इंसान के जीवन में एक मेजर टर्निंग पॉइंट होता है, और उसके बाद होने वाले ब्लैडर के जो चेंजेस हैं, यानी ब्लैडर की सेंसेशंस, ब्लैडर की मोटर पावर, ब्लैडर के रिफ्लेक्सेस में कमी होने की वजह से हम अक्सर अपने यूरिनरी ब्लैडर के कंट्रोल को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। आज की इस विषय में हम मोटे तौर पे इन 4 चीजों को देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद मेरे ब्लैडर में, मेरे यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो ये चेंजेस हैं क्या मैं उन्हें सही तरीके से टाइम टू टाइम इवैल्यूएट या चेकअप करा रहा हूं, मैं अपने सिम्टम्स को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, किस तरह की दवाइयां और इलाज संभव हैं, और किस तरह की एडवांस ट्रीटमेंट्स आज की डेट में पॉसिबल हैं, जिससे कि मैं अपने स्वास्थ्य का और अपने जीवन का सही तरीके से ध्यान रख पाऊं। What is happening to my bladder? सबसे पहले अक्सर आमतौर से लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद किस तरह की दिक्कत ब्लैडर में होती है और ऐसी दिक्कत ब्लैडर में क्यों होती है। एक सेकंड। जब भी कभी हमारे ब्लैडर की नर्व्स इफेक्ट होती हैं, तो उन नर्व्स के इफेक्ट होने की वजह से ब्लैडर का फंक्शनिंग इंपेयर हो जाता है। जैसे किसी भी पानी की मोटर को अगर बिजली का करंट ना मिले, अगर टीवी को बिजली का करंट ना मिले, तो वो काम सही तरीके से नहीं करता। उसी तरीके से ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर जब ठीक तरीके से काम नहीं करता, तो हमारे यूरिन का कंट्रोल इंपेयर हो जाता है। अक्सर यूरिन अपने आप निकलता है या यूरिन अंदर इकट्ठा ही हो जाता है और बाहर निकलने में दिक्कत होती है। ब्लैडर के अंदर इकट्ठे यूरिन के अंदर इन्फेक्शन और स्टोन फॉर्मेशन का डर रहता है। ब्लैडर के अंदर जो यूरिन इकट्ठा होकर हाई प्रेशर जनरेट करता है, उसकी वजह से बैक प्रेशर किडनीज पर जाता है, किडनीज फूल जाती हैं और उसकी वजह से किडनी के काम करने पे भी असर पड़ता है। आपने ये जानना है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद इस तरह की तकलीफ ऑलमोस्ट 95% केसेस में किसी न किसी तरह की पेशाब से संबंधित तकलीफ डेवलप होती है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इंजरी एंड सिवियरिटी ऑफ इंजरी। यानी चोट किस लेवल पे है, गर्दन के पीछे है, चोट पीठ के पीछे है या कमर के नीचे है, उस जगह की इंजरी और चोट पूरी है या इनकम्प्लीट है, उसके हिसाब से ब्लैडर के नर्व्स कम या ज्यादा इफेक्ट होती हैं। उसकी वजह से यूरिनरी सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कोई भी 2 पेशेंट्स एक जैसे नहीं होते, इसीलिए उनकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी डिफरेंट होती हैं। हम सब अलग हैं, हमारी जरूरतें अलग हैं, हमारे शरीर अलग हैं, हमारी बैकग्राउंड अलग है। इसीलिए हमें इन सब चीजों को अपने परिप्रेक्ष्य में भी ध्यान से समझना है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद होने वाले ब्लैडर के जो चेंजेस होते हैं, वो ऐसा नहीं कि एक बार हो गए तो वैसे ही रहेंगे। अगर हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे तो चीजें टाइम के साथ साथ इंप्रूव होती जाएंगी।
अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो चीजें धीरे धीरे खराब होती जाएंगी, हमारे ब्लैडर को, हमारे किडनीज को रिस्क बढ़ता जाएगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से हमारे जीवन के लिए बहुत वाइटल हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज एंड लिवर। इन सब की वैल्यू हमारे शरीर के लिए हमारी उंगलियों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। किडनी से हमारे ब्लड को फिल्टर करके हमारे शरीर के अंदर के सब गंद पदार्थों को, सब एक्सक्रीटरी वेस्ट को यूरिन के जरिए निकाला जाता है। तो इसीलिए किडनीज को प्रिजर्व करना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स में सबसे बड़ा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। ये चेंजेस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद तुरंत डेवलप होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे हम रिकवरी के फेज में आते हैं, जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, तो ये चेंजेस हमें पता लगते हैं, हम अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं और उन चेंजेस को मैनेज करने के तरीके सोचते हैं। ये चेंजेस धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते हैं अगर हम अपना ध्यान न रखें तो इसलिए लेसन नंबर 1, ब्लैडर is affected in almost all patients after spinal cord injury. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद ऑलमोस्ट हर पेशेंट में ब्लैडर की प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें इसे स्वीकार करना है। लेकिन अगर हम इसका सही तरीके से ध्यान रखेंगे तो हम बहुत लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ और अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आप हैरान होंगे ये जानकर कि हमारे पास पेशेंट्स हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी 50 साल पहले हुई थी और आज भी वो अपने ब्लैडर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन गुजार रहे हैं और 80 साल प्लस होने के बावजूद भी पूरे तरीके से स्वस्थ हैं। तो इट इज पॉसिबल नाउ, साइंटिफिक एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी की वजह से, अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, पेशेंट्स की कोऑपरेशन की वजह से, कि हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बावजूद भी एक नॉर्मल पॉपुलेशन जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की उम्मीद कर सकते हैं, लंबा जीने की उम्मीद कर सकते हैं, एक अच्छा और भरपूर जीवन गुजार सकते हैं, सही काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपने यूरिनरी ब्लैडर और बाउल के साथ होने वाले चेंजेस को समझकर अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ब्लैडर के मसल में मोटे तौर पे समझने के लिए दो चीजें हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद ब्लैडर के मसल में अगर कमर के ऊपर की चोट है यानी पीठ के पीछे और गर्दन के पीछे, तो ब्लैडर के अंदर ओवर एक्टिविटी डेवलप होती है, यानी ब्लैडर झटके मारता है। जैसे पैरों में टाइटनेस और झटके लगते हैं, ऐसे ब्लैडर में झटके लगते हैं। यूरिन अपने आप ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी निकलता है और यूरिन निकलने से पेशेंट्स को इनकॉन्टिनेंस की यानी यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम महसूस होती है। इस ओवर एक्टिविटी के साथ हाई प्रेशर होता है जो कि आपकी किडनीज को भी एट रिस्क करता है। कुछ केसेस में ब्लैडर के अंदर जब कमर के नीचे की चोट होती है तो ब्लैडर का मसल वीक हो जाता है यानी कमजोर हो जाता है, जिसमें ब्लैडर यूरिन इकट्ठा तो कर सकता है लेकिन निकाल नहीं पाता। तो इस तरह से हमें दो तरीके की मेजर मैनिफेस्टेशन मिलती हैं। पहला, ऊपर की चोट में, कमर के नीचे की चोट में अलग तरह की मैनिफेस्टेशन है और पीठ के पीछे और गर्दन के पीछे की चोट में अलग तरीके की मैनिफेस्टेशन है। तो ऊपर ओवर एक्टिव और नीचे अंडर एक्टिव, मोटे तौर पे ये हमें ध्यान से समझना है। और इन्हीं चीजों को मैनेज करने के लिए जो इलाज के तरीके हैं, ब्लैडर के मैनेजमेंट के तरीके हैं, वो भी उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर में पेशेंट्स हाई प्रेशर पे यूरिन स्टोर करते हैं, यूरिन जल्दी जल्दी निकलता है, कंट्रोल की प्रॉब्लम रहती है। और अंडर एक्टिव यानी वीक ब्लैडर में, कमजोर ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता रहता है और चूंकि मोटर पावर ब्लैडर की काम नहीं कर रही है तो यूरिन बाहर निकल नहीं सकता, वो अंदर पड़े पड़े ब्लैडर फूलता जाता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसेशन ना होने की वजह से पेशेंट्स को पता नहीं लगता और थोड़ी थोड़ी देर के बाद यूरिन लीकेज होता है, कपड़े गीले होते रहते हैं। अगर आप अपना ध्यान ना रखें तो नीचे का हिस्सा वेट रहता है जिसकी वजह से बेड सोर्स भी हो सकते हैं। हाई ब्लैडर प्रेशर किडनी के लिए नुकसानदायक होते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स में जब ब्लैडर फुल हो जाता है, हाई प्रेशर पे आ जाता है, तो अचानक उनको सिर में दर्द होने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है, घबराहट महसूस होती है, छाती में धड़कन महसूस होती है। इस कंडीशन को एडी या ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया बोलते हैं और इस कंडीशन में अगर आप चेक करेंगे तो आपका बीपी बहुत शूट कर जाता है। तो ये ध्यान रखिए, जिन लोगों को पीठ के पीछे और गर्दन के पीछे की तकलीफ है उनमें ओवर एक्टिव ब्लैडर है, हाई प्रेशर ब्लैडर है और हाई प्रेशर ब्लैडर से आपका बीपी शूट करके ऊंचा उड़ जाता है जिसको ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया बोलते हैं। इसीलिए
ओवर एक्टिव ब्लैडर के सब पेशेंट्स को अपने घर में बीपी की मशीन रखनी चाहिए, रेगुलर बेस पे बीपी चेक करते रहना चाहिए। कभी भी ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के जो सिम्टम्स हैं होने पर तुरंत बीपी चेक करें, यानी हेडेक, चेहरा लाल होना, पसीना आना, घबराहट महसूस होना, छाती में धड़कन महसूस होना, इसका मतलब है कि आपका बीपी शूट कर रहा है। ये बीपी शूट करने से अचानक आपको ब्रेन या हार्ट से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एडी एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है जो कि आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। ज्यादातर केसेस में अच्छे तरीके से उसको मैनेज करके कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर अपना ध्यान ना रखें तो कई केसेस में दिमाग की नस फट सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है और कोई भी और सीरियस प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। तो इसीलिए जिन लोगों को हाई कॉर्ड इंजरी यानी पीठ और कमर के लेवल की इंजरी है, खास तौर पे T6 से ऊपर, उन लोगों में ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया बड़ा कॉमन होता है। तो इसके लिए सब लोग बीपी अपरेटस लेके बीपी चेक करने का सिस्टम। जिनको कमर के नीचे की प्रॉब्लम है यानी लंबर वर्टिब्रे में प्रॉब्लम है, तो उनमें ब्लैडर की सेंसेशन नहीं होती, ब्लैडर फूलता जाता है, मोटर पंप काम नहीं करता, तो मोटर के ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा होता है लेकिन वो पंप नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर पावर नहीं है। जैसे मान लो बिजली की तार कट गई तो पंखा नहीं चल रहा, तो वो तार में करंट ना आने की वजह से जब पंखा नहीं चलता है तो उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ब्लैडर ओवरफुल होके धीरे धीरे फूल जाता है। नॉर्मल ब्लैडर की कैपेसिटी होती है 400 ग्राम, 400 ml, लेकिन ब्लैडर फूल फूल के 500 ml, 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml यानी 2-2.5 लीटर तक फूल जाता है। जितना पेशाब इकट्ठा होता है उसमें इंफेक्शन हो जाते हैं और बैक प्रेशर से किडनी में नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हर 4 घंटे के बाद अपने ब्लैडर को टाइमली खाली करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपने ब्लैडर के अंदर यूरिन को 3 से 4 घंटे से ज्यादा इकट्ठा ना होने दें। अब हमने ये समझा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद ब्लैडर इफेक्ट होता है। ब्लैडर के अंदर या तो ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आगे चल के ध्यान न रखने पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम इसके बारे में समझें। जब हम समझेंगे तभी हम अपना ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, हम कैसे इवैल्यूएशन करें? इवैल्यूएशन के लिए आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं। हमने अपने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेंटर दिल्ली में एक सर्वे किया। 100 पेशेंट्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ट्रीट हुए थे और दूसरी तरफ वो 100 पेशेंट जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाहर बाकी अस्पतालों में ऑपरेशन इलाज करा के हमारे पास आए, कोई 1 साल के बाद, कोई 2 साल के बाद, कोई 5 साल के बाद। आपको ये जानकर हैरानी होगी और हम तो शॉक थे ये देखकर कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हमारा एक यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है जो कि 100% हमारे पेशेंट्स को देखते हैं और उनको गाइडेंस और रास्ता देते हैं, आगे के मैनेजमेंट के तरीके और फॉलोअप के बारे में बताते हैं। जो पेशेंट्स बाहर से आए उसमें से सिर्फ 5% लोगों ने कभी यूरोलॉजिस्ट को मिले या यूरोलॉजिस्ट से इलाज कराया या यूरोलॉजिस्ट के पास रेगुलरली फॉलो किया। 95% लोगों ने कभी यूरोलॉजिस्ट से नहीं मिले। आप अपने आप से सबसे पहले एक सवाल पूछिए, आप अपनी चोट लगने के बाद क्या यूरोलॉजिस्ट से मिले हैं? जो यूरोलॉजिस्ट स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स को देखने का एक्सपीरियंस्ड है, क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट, एक्सपीरियंस यूरोलॉजिस्ट से मिलके क्या आपने अपनी जांच पड़ताल कराई है? क्या आप हर 6-6 महीने के बाद उनके ऊपर फॉलोअप में हैं या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका जवाब नहीं है तो आज आप अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि अच्छे जीवन के लिए, अपने आप को कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए आज के बाद आप अपने आसपास के कहीं भी कोई अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे, नहीं है तो इंडियन स्पाइनल इंजरी में हमसे कांटेक्ट करेंगे और हर 6 महीने के बाद अपना रेगुलर फॉलोअप और चेकअप के लिए स्पाइनल कॉर्ड एक्सपीरियंस यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट में रहेंगे। अब इस जांच पड़ताल में हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल सी चीजें हैं। तो ये सबसे पहला है कि आप हर 3 से 6 महीने के बाद रेगुलर फॉलोअप में रहिए लाइफ लॉन्ग, ठीक है? जैसे हम गाड़ी की सर्विस करते हैं, अपने टीवी की सर्विस करते हैं, अपने फ्रिज की सर्विस करते हैं, तो अपनी सर्विस यूरोलॉजिस्ट से ब्लैडर और बाउल के लिए, सेक्सुअल फंक्शंस के लिए हर 3 से 6 महीने के बाद लाइफ लॉन्ग करनी है। ये आप आज सब प्रॉमिस कीजिए अपने आप से। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम पानी कितना पीते हैं और हम यूरिन कितना पास करते हैं।
पानी पीने की मात्रा हिंदुस्तान में आमतौर से ऐसा देखा गया है कि बहुत अधिक पाई गई है, क्योंकि हमारा देश थोड़ा सा गर्म है। दूसरा, हमारे यहाँ पे योगा और इस तरह की चीजों की वजह से ऐसी एडवाइस अक्सर दी जाती है कि पेट साफ करने के लिए आप पानी बहुत पीजिए। तो अक्सर मरीज 6-6, 8-8, 10-10 लीटर पानी रोज पीते हैं। कॉमन सेंस से आप सोचिए, जितना पानी ज्यादा पिएंगे उतना पेशाब ज्यादा बनेगा। जब शरीर को जरूरत नहीं है तो वो एक्स्ट्रा पानी को पेशाब के तरीके से निकालेगा। जब पेशाब ज्यादा बनेगा तो आपका ब्लैडर जल्दी जल्दी फुल होगा, और अगर आप टाइम से यूरिन पास नहीं करोगे तो ब्लैडर में तो पावर है नहीं पूरा यूरिन निकालने की, तो आपका ब्लैडर फुल होता जाएगा। जितना ब्लैडर फुल होता जाएगा उतना उसका प्रेशर बढ़ेगा, उतना इन्फेक्शन, लीकेज, ब्लैडर के चेंजेस और किडनी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। तो इससे बचने का क्या तरीका है, वो आपके हाथ में है। पानी पीने की मात्रा पूरा दिन में 2.5 लीटर से ज्यादा न रखें। अगर आपको अपने ब्लैडर को सही तरीके से मैनेज करना है तो ज्यादातर मरीजों के लिए 2 से 2.5 लीटर पानी की मात्रा पूरे दिन में, पानी मतलब सिर्फ पानी नहीं, पानी, चाय, दूध, जूस, लस्सी सब मिला के 2 से 2.5 लीटर। अब अक्सर मरीज पूछते हैं 2.5 लीटर कैसे नोट करें, तो उसका अंदाजा ये देखिए कि आप 8 घंटे सोते हो, 16 घंटे जागते हो, हर घंटे में 100, 150, 200 ml के अंदाजा आप पानी पियोगे तो पूरा दिन में रफली 2-2.5 लीटर हो जाएगा। पानी तो आपने ठीक पिया। अब यूरिन की मात्रा कैसे नोट करें, तो जो पेशेंट खुद यूरिन पास करते हैं वो अपने यूरिन को एक मेल यूरिनल में, एक प्लास्टिक का डब्बा आता है यूरिनल, जिसमें निशान लगे होते हैं मात्रा नोट करने के लिए, तो उसमें नोट करो कि आपको कितना यूरिन आपने हर बार पास किया, और एक कॉपी बनाओ जिसमें टाइम डाल के लिखो 9 बजे मैंने 200 ml यूरिन पास किया, 11 बजे मैंने 100 ml यूरिन पास किया, 3 बजे मैंने CIC करके 400 ml यूरिन पास किया। तो इससे आपको पता चलेगा कि एक दिन सुबह 8 बजे से लेके अगले दिन सुबह 8 बजे तक, यानी 24 घंटे में आपने कितना यूरिन पास किया। टोटल यूरिन की मात्रा 2-2.25 लीटर के आसपास होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा पेशाब पास कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप पानी ज्यादा पी रहे हो कहीं ना कहीं। तो अपने पानी पीने की मात्रा पे दोबारा से चेक करो और उसको कंट्रोल करो। जो लोग CIC कर रहे हैं वो अक्सर CIC मर्जी से करते हैं। अक्सर पेशेंट से पूछो तो हम CIC दिन में 2 बार करते हैं, हम CIC दिन में 3 बार करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं तो नहीं कर पाते। ऐसा नहीं करना है। CIC आपके ब्लैडर को खाली करने का तरीका है। एक नॉर्मल आदमी आमतौर से हर 3 से 4 घंटे में यूरिन पास करता है, तो आपको भी CIC हर 3 से 4 घंटे पे करके अपने ब्लैडर को खाली करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रात को करने वाली CIC। अगर आप अपना ब्लैडर सही टाइम से रात को खाली नहीं करेंगे तो रात के समय स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट में हमेशा ज्यादा यूरिन बनता है, क्योंकि जब आप बिस्तर पे लेटते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन में वापस आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट में 1/3 यूरिन दिन में बनता है, 2/3 यूरिन रात को बनता है। तो जितना ज्यादा पेशाब रात को बनेगा, अगर आप उसको खाली नहीं करोगे, आप तो सो गए, रात को ब्लैडर ओवरफुल हो गया, आपको पता नहीं चल रहा, तो उस समय पे आपके ब्लैडर और किडनी को सबसे ज्यादा रिस्क होता है। या फिर पेशेंट्स लीक करते हैं तो वो उस लीकेज को रोकने के लिए कंडोम लगा लेते हैं। भाई कंडोम ड्रेनेज या डायपर से खाली आप कपड़े गीले होने ही तो बचा सकते हो, जो ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा है उससे आप कैसे रोक सकते हो। तो उससे रोकने का तरीका है अपनी नींद की चिंता ना करें, रात को एक बार CIC जरूर करें। और बहुत सारे लोग जो रात को CIC नहीं कर सकते उनके लिए एक बहुत सरल तरीका है कि रात को आप जो 10-11 बजे CIC लास्ट वाला करते हो, उस CIC को आप कैथेटर को अंदर डाल के टेप से अपने ऑर्गन के साथ फिक्स कर दीजिए और उसको एक यूरिन बैग के साथ कनेक्ट कर दीजिए, ताकि वो कैथेटर अंदर पड़ा रहेगा और सारी रात यूरिन अपने आप बन के ब्लैडर में से निकलकर आपके यूरिन बैग में जाता रहेगा। यानी आपने जो CIC कैथेटर है उसको इंटरमिटेंट की जगह कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में इस्तेमाल कर लिया। तो अगर आपको रात को CIC नहीं करना तो रात को एक कैथेटर अंदर डाल के वही प्लेन नेल कैथ उसको टेप से ऑर्गन से बॉडी से फिक्स करके यूरिन बैग से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इनटेक आउटपुट के बारे में। इसके बारे में सब लोग पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हर दवाई से बड़ी सिर्फ आपकी इनटेक आउटपुट है और हर इलाज से बड़ा टाइम से करने वाला CIC है। ये 2 चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके ब्लैडर में होने वाले जो चेंजेस हैं वो अपने आप अंडर कंट्रोल रहेंगे। इसके साथ साथ आप जब डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपसे आपके बाउल के बारे में, स्टूल के बारे में पूछेंगे,
क्योंकि आते भी स्लो हो जाती हैं। अक्सर नोट किया होगा सबने कि कॉन्स्टिपेशन रहती है, हार्ड स्टूल आते हैं, जोर लगा लगा के तीसरे चौथे दिन थोड़े थोड़े हार्ड स्टूल निकलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स फिंगर से उंगली डाल के इवैक्यूएट करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स रेगुलर बेस पे एनीमा करते हैं। तो इन सब चीजों को भी आपने कंट्रोल करना है। अगर मोशन का सिस्टम ठीक होगा, स्टूल अंदर जमा नहीं होगा, तो आपका पेट हल्का रहेगा, आप अच्छा महसूस करोगे। इसके अलावा आप ओवरऑल जो आपका खाना पीना है, डाइजेशन है, ये भी आपको बेटर महसूस होगा। इसके अलावा सेक्सुअल फंक्शंस के बारे में डॉक्टर आपसे पूछेंगे। जो जो पेशेंट सेक्सुअल फंक्शन में चेंज नोट करते हैं वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, और इसके बारे में बहुत अच्छे इलाज और बहुत अच्छी टेक्निक्स पॉसिबल हैं। और ऑलमोस्ट हर नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट अपने सिंपल सी दवाइयों से, सिंपल से इलाज से नॉर्मल फैमिली वे में जा सकते हैं, अपने रिलेशनशिप, सेक्सुअल फंक्शन अचीव कर सकते हैं, फैमिली कर सकते हैं, बेबीज कर सकते हैं, अपना सही जीवन गुजार सकते हैं। जो जो आप दवाइयां ले रहे हैं वो भी आप अपने डॉक्टर को बताइए। पेन किलर से अक्सर ब्लैडर वीक होता है, तो ये भी बताएं। न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री डिस्कस कीजिए। तो हमने देखा कि आपकी इवैल्यूएशन क्या है, डॉक्टर से मिलके अपने जो जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस करना, जो जो आपके सिम्टम्स हैं वो उनको बताना, और उनके इनटेक आउटपुट से रिलेटेड चीजों को फॉलो करना। फिर डॉक्टर आपकी एक फिजिकल चेकअप करेंगे, जिसमें वो चेक करते हैं कि आपको शरीर के किस हिस्से में सेंसेशंस या मोटर पावर में कमी है, और उसको देख के वो ये पता लगाते हैं कि आपका जो ब्लैडर है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और ब्लैडर के अंदर ओवर एक्टिविटी है या अंडर एक्टिविटी है, यानी ब्लैडर झटके मार रहे हैं या कमजोर ब्लैडर है, और उसके हिसाब से आपका इलाज डिसाइड करते हैं। अब टेस्ट कोई बहुत बड़े टेस्ट नहीं होते, सिंपल सा यूरिन टेस्ट है जिसमें देखते हैं कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद एक ब्लड टेस्ट है जो कि किडनी के फंक्शन के बारे में बताता है। ये सारे टेस्ट बहुत ही सिंपल और चीप और हर लोकल लैब में अवेलेबल होते हैं। ये टेस्ट हर 3 से 6 महीने में करने से आपको पता चलता है कि आपकी किडनी ठीक काम कर रही है और यूरिन में कोई मेजर इन्फेक्शन नहीं है। अब स्पेशल टेस्ट में 2 चीजें आती हैं, एक है अल्ट्रासाउंड और दूसरा है रंगीन एक्सरे। ये टेस्ट आपने साल में एक बार कराना होता है। अल्ट्रासाउंड करके आपको किडनी की सेहत पता लगती है, किडनी में कोई सूजन तो नहीं आ रही, और रंगीन एक्सरे में ये पता लगता है कि अगर कोई ब्लैडर के रास्ते में कोई रुकावट है, कोई रास्ता नैरो हो रहा है, तो पता लगता है। रंगीन एक्सरे सब पेशेंट्स में जरूरी नहीं है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। जिस केसेस में सीआईसी करने में दिक्कत हो या ब्लैडर में कोई चेंजेस हो या किडनी में सूजन आए तब वो करते हैं, अदरवाइज सिंपल अल्ट्रासाउंड इज सफिशिएंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपने यूरोडायनेमिक्स टेस्ट या सिस्टोमेट्री या यूडीएस करवाया या नहीं करवाया? स्पाइनल कॉर्ड यूरोडायनेमिक स्टडी हर 1 साल में एक बार कराना बहुत जरूरी है। इससे आपके ब्लैडर का बिहेवियर पता लगता है, ब्लैडर के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके काम करने के तरीके में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये पता लगता है। इसके बेस पे ही सारी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। तो यूरोडायनेमिक्स हमारे ब्लैडर के मैनेजमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो जो जो पेशेंट्स ने अपने यूरोडायनेमिक्स नहीं कराए, वो अपना यूरोडायनेमिक्स अपने आसपास कहाँ हो सकता है ये पता करें, और अच्छे से अच्छी जगह जाके एक यूडीएस कराएं। उसकी रिपोर्ट अच्छे यूरोलॉजिस्ट से शेयर करें, हमसे बात करें, उसके बेस पे ट्रीटमेंट चलाएं, और फ्यूचर में कैसे उसकी जरूरत है वो डिस्कस करें। अब अगला सवाल ये आता है कि मैं अपने सिम्टम्स को कैसे इंप्रूव करूं। तो हमने देखा कि आपने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, आपने डॉक्टर से मिले, अपनी जांच पड़ताल कराई, और सिंपल सी जांच पड़ताल के बाद आपको पता लग गया कि मेरे ब्लैडर के ये सिम्टम्स हैं और इसके ये कारण हैं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने पहले बताई, पानी पीने की मात्रा का कंट्रोल, पानी 2 से 2.5 लीटर, घंटे घंटे का कंट्रोल, टाइम से होने वाली सीआईसी, ब्लैडर को कभी ओवरफुल नहीं होने देना, शाम के समय पानी की मात्रा कंट्रोल करना, और रात को भी उठ के अपने ब्लैडर को खाली करना। कुछ चीजें ज्यादा पेशाब बनाती हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जूसेस पीते हो, आप सोडा लेते हो, बहुत लोग रोज अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल अवॉइड कीजिए। अल्कोहल आपके नर्व्स के लिए, आपकी नसों के लिए खराब होती है, जो कि आपकी नसों को और कमजोर बनाती है। ज्यादा यूरिन बनने से अल्कोहल के बाद आपके ब्लैडर भी ओवर डिस्टेंड हो जाता है। बहुत ज्यादा चाय कॉफी का इस्तेमाल मत कीजिए। जिन लोगों के पेल्विक फ्लोर मसल्स अच्छे होते हैं उनको डॉक्टर्स, नर्सेज पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज सिखाते हैं, जिससे यूरिन के कंट्रोल डेवलप करने में मदद मिलती है, ब्लैडर के कंट्रोल में आसानी होती है। ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बड़ी सिंपल होती है। टट्टी के रास्ते को, लैट्रिन के रास्ते को टाइट करके रखने से
नीचे की मांसपेशियां, गुदा के हिस्से की मांसपेशियां जो होती हैं वो मजबूत रहती हैं। जैसे योगा में भी एक इसको मूलबंध एक्सरसाइज बोलते हैं। तो उस मूलबंध एक्सरसाइज करने से आपका जो गुदा की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं। पेल्विक फ्लोर के टाइट होने से यूरिन का कंट्रोल बढ़ता है। अब जब आप इलाज शुरू करते हैं तो सबसे पहला आता है कि किस तरह से हम अपने ब्लैडर को खाली करें। सबसे पहले दोस्तों एक बात सब लोग ध्यान से समझें, ब्लैडर की मैनेजमेंट कैसे करनी है वो आपके यूरोलॉजिस्ट आपसे डिस्कस करके डिसाइड करेंगे। आपकी कन्वीनियंस कंफर्ट कहाँ है इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे, लेकिन बिना यूरोलॉजिस्ट की गाइडेंस और एडवाइस के कोई भी इंसान अपनी मर्जी से सीआईसी शुरू कर दिया, मेरा यूरिन आने लगा तो मैंने सीआईसी बंद कर दिया, मुझे लगता था सीआईसी करने की जरूरत नहीं है, मेरा तो यूरिन हो ही रहा है, काफी हो जाता है, थोड़ा रह जाता है, ये सब कारणों से कभी भी अपनी मर्जी से कोई इलाज ना करें। ये बात सब लोग गांठ बांध के सुन लें। यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन आपको सेफ्टी देती है। जब वो आपसे डिस्कस करते हैं तो आपकी कन्वीनियंस क्या है इसका जरूर ध्यान रखते हैं। जैसे किसी पेशेंट के हैंड फंक्शंस अगर ठीक नहीं है तो हम उसको ऐसे तरीके बताते हैं जिससे कि वो आसानी से ब्लैडर को मैनेज कर सकें। जैसे हम उनको सुप्रापुबिक कैथेटर या केरर बेस्ड सीआईसी यानी घर का कोई फैमिली मेंबर सीआईसी करे ऐसे तरीके बताते हैं। लेकिन अपनी मर्जी से आप कोई भी चलते इलाज को चेंज या बंद ना करें, ये बात सब ध्यान रख के सुन लें। हमने एक स्टडी की जिसमें जो लोग कॉम्प्लिकेशन से प्रेजेंट किए थे 120 पेशेंट्स में 108 पेशेंट्स में जो सिर्फ कारण यही था दैट दे वेंट अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, यानी जो उनको एडवाइस दी गई थी वो एडवाइस छोड़ के उन्होंने अपनी मर्जी से अपने इलाज शुरू कर दिए। तो ये ध्यान रखें कि यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन और आपके टेस्ट के हिसाब से जो आपके लिए अच्छे तरीके हैं वो अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। वो आपको 2-3 ऑप्शंस बताएंगे, उनमें से जो सबसे सेफ ऑप्शन है वो रखिए और रेगुलर बेस पे फॉलो कीजिए। तो ब्लैडर जब यूरिन नहीं निकाल पाता तो उसके लिए 3 तरीके होते हैं। या तो आप सीआईसी करो, यानी हर 4-4 घंटे बाद पेशाब के रास्ते में एक पतली सी ट्यूब डाल के यूरिन निकालो, ये सबसे आसान और सरल तरीका है। दूसरा तरीका है यूरिन के रास्ते में एक पाइप लगा के उसको रखें और बैग के साथ कनेक्ट करके रखें। इसको इनड्वेलिंग फोलिक कैथेटर बोलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सब पेशेंट्स एक्सपीरियंस कर चुके हैं, देख चुके हैं, जान चुके हैं और इसके बारे में समझते हैं। इनड्वेलिंग कैथेटर में आसानी तो बड़ी है कि लगा हुआ है यूरिन अपने आप निकल रहा है, लेकिन उसके दोस्तों बड़े सारे नुकसान होते हैं। प्लास्टिक का पाइप, सिलिकॉन का पाइप, लेटेक्स का पाइप जब आपकी बॉडी के अंदर है तो इरिटेट करता है। मैकेनिकल पाइप है जो रास्ते को इंजर करता है, उसके डालने निकालने में इंफेक्शन और इंजरी के चांसेस होते हैं। उसके रहने से फॉरेन बॉडी रिएक्शन होता है। कैथेटर के साथ स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है। कैथेटर के साथ ब्लैडर धीरे धीरे सिकुड़ के छोटा हो जाता है। कैथेटर के साथ लॉन्ग टर्म में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सारी दुनिया में अब इनड्वेलिंग कैथेटर को कभी भी प्राइमरी चॉइस नहीं मानते हैं। नीचे से पेशाब के रास्ते से डलने वाले कैथेटर में हमेशा इन्फेक्शन और इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए जितना जल्दी हो सके वो कैथेटर निकलवाकर सीआईसी यानी क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन हर 4-4 घंटे बाद खुद पेशाब निकालने की जो प्रोसेस है वो शुरू करनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स किसी वजह से, जैसे छोटे बच्चे हैं जिसके हैंड फंक्शंस अभी ठीक नहीं हुए हैं, जो अभी कैथेटर खुद अच्छे से नहीं पकड़ सकते हैं, या बहुत एजेड लोग जिनमें हाथ कांपते हैं, कैथेटर पकड़ने में दिक्कत होती है, उस केस में अगर घर में कोई फैमिली मेंबर हेल्प करना चाहता है या कोई आपने केयर टेकर रखा हुआ है तो वो भी आपके लिए सीआईसी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वो चीज अवेलेबल नहीं है तो परमानेंट कैथेटर अगर डालना भी है तो नाभि के नीचे, पेट के नीचे के हिस्से में सुप्राप्यूबिक कैथेटर डाल के उससे यूरिन ड्रेन करना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू के नीचे जो पेशाब के रास्ते से डाला गया है। नीचे के हिस्से का जो कैथेटर है उस जगह पे इंफेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पेशाब के रास्ते को चोट पहुंचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो नाभि के नीचे पेट से हम पाइप डालते हैं वो सीधा ब्लैडर में जाता है, एक छोटा सा होल करके वहां से हम कैथेटर डालते हैं। 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, रिवर्सिबल प्रोसीजर है, जब हम चाहें उसको निकाल दें वो छेद 2 दिन में अपने आप बंद हो जाता है। तो सुप्राप्यूबिक कैथेटर, तो 3 तरीके हुए, क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, पेशाब के रास्ते डालने वाला कैथेटर और सुप्राप्यूबिक कैथेटर।
तो ये 3 चीजों के बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, आपके लिए क्या अच्छे से अच्छा तरीका है वो आपको बताएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक ही तरीका लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करना है। आप 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। आप धन्यवाद। तो ये तरीका ऐसा नहीं है कि आपको एक जो तरीका आपने बना लिया वही आपको लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करना है। आप तरीके ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करना है वो अपने डॉक्टर, जो भी तरीके आप इस्तेमाल करें वो अपने डॉक्टर की मदद से आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रॉपर यूरोलॉजिकल गाइडेंस में। इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन ऐसा पाया गया है कि इनड्वेलिंग कैथेटर के मुकाबले कम इन्फेक्शन करता है, कम इंजरी करता है, ब्लैडर स्टोन, ब्लैडर की प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म में कैंसर, किडनी फेलियर, ये सारी प्रॉब्लम कम से कम होती हैं। तो इसीलिए जितना हो सके आप सीआईसी की तरफ ध्यान दें और सीआईसी एक्सेप्ट करें। सीआईसी करने में शुरू में ऐसा इनकन्वीनियंस की फीलिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप एडजस्ट होते जाते हो तो प्रोसेस करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। ये आप अपने हॉस्पिटल में, घर में, घर के बाहर, किसी भी जगह पे अपने प्राइवेसी में 5 मिनट में आप सीआईसी कर सकते हैं। आप बाथरूम में जाकर, बैठकर, कमोड पे बैठकर, अपनी व्हील चेयर पे बैठकर आराम से अपना एक डिस्पोजेबल कैथेटर निकाल के सीआईसी करके कैथेटर वहीं डिस्कार्ड कर दीजिए और अपना वापस बैक टू वर्क। स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे, ऑफिस में जाने वाले लोग, इवन आउटडोर मीटिंग में जाने वाले लोग अक्सर सीआईसी सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एक ऐसी जगह होती हैं जैसे आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में लंबा ट्रैवल है, एरोप्लेन में लंबा ट्रैवल है, उन जगह पे टेम्परेरीली आप फोलिस कैथेटर कुछ दिनों के लिए डलवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाकी समय आप इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन को प्रेफर करें, ये अच्छी बात है। इनड्वेलिंग कैथेटर्स में सुप्रापुबिक कैथेटर इज बेटर। इनड्वेलिंग कैथेटर के जैसे मैंने आपको बताया कि जब कैथेटर डलवाएं तो एक चीज का बड़ा ध्यान रखें, अक्सर लोग खुद कैथेटर डालना शुरू कर देते हैं, कभी नहीं करना है। अपने आप फोलिस कैथेटर कभी नहीं डालना है। आप सिर्फ प्लेन नेलकैथ सीआईसी के लिए कर सकते हैं। फोलिस कैथेटर किसी पेशेंट ने कभी अपने आप नहीं डालना है। नंबर 2, हमारे घर पर हमारे अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कैथेटर उनके ब्रदर सिस्टर किसी ने डाला और यूरिथ्रा में ही फुला दिया, पूरा ब्लैडर तक नहीं पहुंचा और यूरिथ्रा में बैलून फुलाते ही यूरिथ्रा फट गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई, यूरिथ्रा परमानेंटली इंजर हो गया। यूरिथ्रा में एक बार डैमेज हुआ तो वो एक परमानेंट डिफेक्ट है, उसको फिर मैनेज करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजन और सर्जरी की जरूरत पड़ती है। क्वालिफाइड नर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कैथेटर डलवाएं। नंबर 2, कैथेटर कभी बड़े साइज का ना डालें, 14 या 16 का कैथेटर इज सफिशिएंट फॉर मोस्ट पर्पसेस। नंबर 3, कैथेटर हमेशा दिन के समय चेंज कराएं, ताकि अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो दिन में आप हॉस्पिटल जाके उसका मैनेजमेंट करा सकते हैं। अगर आप रात को, शाम को कैथेटर चेंज कराते हैं तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सर्विसेज अरेंज करना, मेडिकल हेल्प ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजों का हर आदमी जरूर ध्यान रखे। सीआईसी करते हुए सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जितना सफाई का, हाथों की सफाई का, जेनाइटल ऑर्गन्स यानी प्राइवेट पार्ट की सफाई का और कैथेटर की सफाई का ध्यान रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। सीआईसी का पाइप आप सिंगल यूज कर सकते हो। सीआईसी का पाइप आप वॉश करके, साबुन से अच्छे तरीके से साफ करके, बीटाडीन से क्लीन करके रीयूज भी कर सकते हो। उसको संभाल के साफ कपड़े में रैप करके रखें और उसको किसी भी और जगह से टच नहीं होने दें। जब आप सीआईसी करें तो उल्टे हाथ को सामान उठाने के लिए और सीधे हाथ को कैथेटर पकड़ने के लिए इस्तेमाल कीजिए। उल्टे हाथ से प्राइवेट पार्ट को हैंडल कीजिए, जेली को हैंडल कीजिए, लेकिन राइट हैंड से आप अपने कैथेटर को इस्तेमाल कीजिए। सफाई आपके इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने का सबसे बड़ा तरीका है। CIC is the gold standard.
तो ये बातें सारे समझने। सबसे अच्छा तरीका ब्लैडर को मैनेज करने का क्या है? CIC। मेरे पेशेंट्स हैं जो पिछले 30 साल से, 35 साल से, और एक पेशेंट 50+ साल से CIC कर रहे हैं। तो CIC बहुत ही सरल तरीका है। बड़े सारे लोग अक्सर आपसे सवाल कहते हैं, भाई CIC में तो आप बार बार पाइप डाल रहे हो, बार बार पाइप डालने से तो आपको यूरिन में इन्फेक्शन नहीं जाएगा क्या? जाता है बैक्टीरिया, लेकिन वो बैक्टीरिया आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। वो बैक्टीरिया ब्लैडर के अंदर पानी के पेशाब के साथ घुल के रहता है, और जब अगली CIC करते हो तो उससे बाहर निकल आता है। आपके शरीर की इम्यूनिटी उसको टेक केयर करती है। तो जो पेशेंट कॉन्शियस हैं, जो पेशेंट अवेयर हैं, हाथ ठीक काम कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंट सही लाइफ गुजारना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं कि मुझे कैथेटर और बैग ना लगा के चलना पड़े, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, बच्चों ने अपने कॉलेज जाके दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, घूमना फिरना है, उनके लिए CIC करना सबसे अच्छा तरीका है। CIC करते हुए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है एक ये समझना, ज्यादातर लोग CIC क्यों नहीं करते हैं और ज्यादातर लोग CIC क्यों छोड़ देते हैं। उसका मेन रीजन ये है, जैसे डॉक्टर अंकिता ने बताया, कि CIC करने से पहले मेंटल प्रिपरेशन नहीं होती। हम चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोई हमें उस चीज के बारे में समझाता नहीं है। ज्यादातर अस्पतालों में CIC करने के लिए पेशेंट को सिर्फ कह दिया जाता है कि आप CIC करो। CIC कहने से नहीं होती है। CIC एक टेक्निक है। किसी भी आदमी के लिए बहुत डर की बात है कि मैं कैसे अपने शरीर में एक पाइप डालूं, तो उसको पहले उसके फायदे बताना, उसका तरीका बताना, उसको मॉडल दिखा के पहले बताना कि यहाँ से पाइप जाएगा, ऐसे ब्लैडर तक पहुंचेगा। ये सिर्फ ट्यूब एंड ट्यूब डालने की प्रोसेस है, यानी पेशाब के रास्ते का जो पाइप है उसके अंदर एक छोटा सा पाइप और डाल रहे हैं। उस पाइप के डालने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बशर्ते कि आप बहुत जेंटली, स्लो और जल्दी लगाकर आराम से डालते हैं। अगर जल्दी कम लगाओगे तो दिक्कत होती है, अगर CIC का पाइप फोर्स करोगे तो दिक्कत होती है, अगर कहीं पे अटकता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए ट्रेनिंग और सुपरविजन अगर हो जाए तो पेशेंट्स अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। जिन लोगों को सीखने में दिक्कत हो वो स्पाइनल इंजरी में कांटेक्ट कर सकते हैं। CIC की हम ट्रेनिंग ऑनलाइन भी करा सकते हैं, आप यहाँ आके भी सीख सकते हैं। अगर आप सीख जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्टेंस सपोर्ट के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट से बात कीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आपका मन लगा रहेगा कि मैं इसको सेफली कर सकता हूँ। CIC लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही सेफ तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, और एज गुड एज नॉर्मल यूरिनेशन है। तो आप में से जितने लोग CIC के बारे में नहीं जानते थे वो अब जान गए हैं। जितने लोग CIC कर सकते हैं और नहीं करते हैं, उनको चाहिए कि वो CIC के बारे में यत्न करें, अपने लोकल यूरोलॉजिस्ट से मिलकर गाइडेंस में CIC सीखें। नहीं तो स्पाइनल इंजरी में वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। उसी तरीके से जब CIC करते हैं तो कभी ना कभी यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए पिनाइल शीट या कॉन्डोम ड्रेनेज इस्तेमाल करना बहुत सरल और आसान तरीका है। मेल्स में पिनाइल शीट अपना प्रॉपर साइज चुनना बहुत जरूरी है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज आता है, और उसको जेंटल फिक्स करना है, बहुत ज्यादा टाइट टेप से नहीं लगाना है, नहीं तो लोकल पीनिस पे अल्सरेशन हो जाती है। उसी तरीके से कुछ ऐसे अंडरगारमेंट मिलते हैं जिसके अंदर एक कप लगा होता है, उसमें आपको टेप लगाने की जरूरत नहीं होती। एक अंडरवियर है जिसके साथ एक कप लगा है और कप के साथ एक ट्यूब लगी है जो यूरिन बैग में जाती है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की पिनाइल शीट का इस्तेमाल आप तभी करें जब आप या तो घर से बाहर जा रहे हैं ताकि लीकेज वहां पे आपको परेशान ना करें, या रात को सोते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाइयां हैं, आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां आ गई हैं। हर दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो ध्यान रखते हैं। दवाइयां आपके जो ब्लैडर के अंदर ओवर एक्टिविटी होती है, यानी गर्दन और पीठ के ऊपर जो चोट लगती है उनमें ब्लैडर के अंदर जो ओवर एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयां हैं जिसको एंटीकोलिनर्जिक्स बोलते हैं, और एक नई दवाई आई है जिसको मीरा बैकग्राउंड बोलते हैं। ये दवाइयां बहुत ही इफेक्टिव हैं, दिन में एक बार लेनी होती है, सरल हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे मुंह सूखना, कब्जी रहना, विजन में ब्लरिंग होना, कई केसेस में सोचने की पावर या नींद में आने में दिक्कत होती है, मेमोरी में इंपेयरमेंट पड़ती है। अगर आपको ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, वो उनको चेंज कर देंगे। लेकिन ये दवाइयां बहुत इफेक्टिव हैं, अपने डॉक्टर से मिलकर ये दवाइयां लें और ओवर एक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल करें। ये दवाइयां बीटा ब्लॉकर जो हार्ट के लिए कई लोग लेते हैं उसके साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, तो उसका भी ध्यान रखें और अपनी पुरानी दवाइयां हमेशा डॉक्टर को बताएं। अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो आपका ब्लैडर हमेशा ऐसे स्वस्थ रहता है, और अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं
तो ब्लैडर इस तरीके से सीवियरली डैमेज हो जाता है। हमें इस चीज को बचाना है। अगर ब्लैडर ठीक है तो हमारी किडनी ठीक है, अगर किडनी ठीक है तो हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हम एक लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन गुजार सकते हैं। इसके लिए एक नई दवाई आई है, बोटॉक्स इंजेक्शन। रोज दवाइयां खाने की बजाय अगर आप ब्लैडर में एक बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसका असर 6 से 9 महीने तक रहता है, जो कि आपके ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी को ढीला कर देता है। आपका ब्लैडर और किडनी सेफ हो जाते हैं, लीकेजेस खत्म हो जाती हैं, और उसके अलावा ब्लैडर और किडनीज में जो ओवर एक्टिविटी है वो अंडर कंट्रोल आ जाती है। ये एक FDA अप्रूव दवाई है, सेफ दवाई है, जिसको हम पिछले 12-13 साल से अपनी इंडिया में स्पाइनल इंजरी में यूज कर रहे हैं। एंड बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक हमें कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इससे नहीं हुई है। हमारे सब पेशेंट्स इसके साथ बहुत खुश रहे हैं और दूर दूर से इसको हर 9 महीने साल के बाद वापस लगवाने के लिए आते हैं। इसके कुछ लोकल साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ केसेस में इन्फेक्शंस या हल्की फुल्की ब्लीडिंग, जो एक आध दिन में हल्की दवाइयों से ठीक हो जाती हैं। कुछ केसेस में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे PTNS। ये बहुत ही सरल तरीका है, एक छोटी सी मशीन है जो कि 6 से 8 हजार रुपए की PTNS मशीन आती है। ये मशीन को पैरों में लगा के पैरों की नर्व्स के थ्रू हम स्टिमुलेट करते हैं, जो कि ब्लैडर के मसल्स को कंट्रोल करती हैं। और ये एक बार अगर इफेक्टिव हो जाए तो पेशेंट इसको लॉन्ग टर्म, सालों तक घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी हमारे ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी कम हो जाती है। एक नया तरीका आया है, सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन। ये अभी एक्सपेरिमेंटल तरीका है, ये ब्लैडर का पेसमेकर होता है। ये ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी कम करता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉस्ट। ये करीब 7.5 से 8 लाख का है और लगाने में टोटल 10-11 लाख का खर्चा लगता है। तो इसीलिए हम इसकी कॉस्ट की वजह से ज्यादातर पेशेंट्स में इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए सबको पता होना चाहिए। इससे ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी 50 to 80% खत्म हो जाती है। एक बार लगाने के बाद अगले 5 से 7 साल तक ये चीज सही काम करती रहती है। इसमें हम एक पतली सी सुई से कुछ तार ब्लैडर की नर्व्स के पास रखते हैं और एक पेसमेकर लगाकर उसको स्टिमुलेट करते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। कुछ केसेस में हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट यानी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इस तरह की जरूरत अगर आप अपना ध्यान ठीक से ना रखें तो 2 से 5% लोगों में पड़ती है। यानी मान के चलें कि 95% लोग अगर अपने आप को यूरोलॉजिस्ट की एडवाइस से टाइमली फॉलो करते हुए गाइडेंस में रहते हैं, सही इलाज करते हैं, सही टाइम पे टेस्ट कराते हैं, सही टाइम पे दवाई लेते हैं, तो 95% लोग अपने आप को सालों साल ठीक रख सकते हैं। सिर्फ नेग्लेक्टेड केसेस में 2 से 5% केसेस में अगर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, ब्लैडर सिकुड़ जाता है या ब्लैडर में कोई स्टोन बनते हैं या कोई रुकावट आती है, तो हमें कुछ ऑपरेशंस की जरूरत पड़ सकती है। इस तरह के ऑपरेशन बड़े ऑपरेशंस होते हैं और सारी दुनिया में अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में इस तरह के ऑपरेशन का इंसिडेंस धीरे 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 करके खत्म या कम होता जा रहा है। तो अपने ब्लैडर का ध्यान रखिए। देखिए कि एक हेल्दी ब्लैडर ही आपको एक हेल्दी लाइफ और लॉन्ग लाइफ दे सकता है। तो अपने ब्लैडर की केयर के लिए जागरूक रहिए। आपकी जागरूकता से ही सारी चीजें संभव हैं। This effort was to make you aware of the importance of your bladder. I hope I have been understood well by my patients. Thank you so much. Thank you so much, डॉक्टर साहब। आपने बहुत डिटेल में बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि आई होप सो कि ग्रुप के मेंबर्स को कुछ कंफ्यूजन नहीं रहा होगा और उनको काफी हेल्प मिली होगी। डॉक्टर साहब, हम क्या कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं? हाँ जी, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। बाकी इसके अलावा ज्यादातर चीजें पर्सनल होती हैं, तो मेरी सब पेशेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि माधवी जी आपको मेरा नंबर शेयर कर देंगी। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। आप सब लोग व्हाट्सएप पे जाके, व्हाट्सएप पे मेरे नाम पे हाय लिख के, हेलो लिख के, अपना नाम, अपनी इंजरी, ईयर ऑफ इंजरी और अपनी प्रॉब्लम मुझे लिख के भेज दें, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं पर्सनली आप लोगों के टच में रहूंगा। क्योंकि किसी भी चीज के इलाज के लिए मरीज के बारे में समझना, जानना और बहुत सारी डिटेल समझना जरूरी होता है। तो वो तभी संभव हो पाता है जब हम 1-to-1 बात करते हैं। और दूसरा, थोड़े से पर्सनल इश्यूज होते हैं तो वो बेटर रहता है कि हम पर्सनल लेवल पे बात करें। तो आप सब लोग माधवी जी से मेरा नंबर लेके व्हाट्सएप पे मुझे हेलो बोल दीजिए,
और जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा व्हाट्सएप पे हम लोग चैट करके उन चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। प्लीज फील फ्री टू स्टे इन टच, हाँ जी। यू आर मोस्ट वेलकम। और इस तरह की सर्विसेज के लिए हमारी तरफ से कोई चार्जेस नहीं है। दिस इज ए टोटली गुडविल सर्विस फॉर योर गुड, योर गुडनेस इज आवर हैप्पीनेस। तो आप घबराइए नहीं, आराम से व्हाट्सएप पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी अभी कोई जनरल क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने ये रास्ता बताकर तो और ज्यादा इनकी हेल्प कर दी, क्योंकि बहुत लोग बहुत दूर दूर से हैं तो उनको कंफर्टेबल नहीं होता जैसे दिल्ली तक रूटीन में आना। तो बिल्कुल बिल्कुल आपसे वो गाइडेंस लेते रहेंगे और बिल्कुल। उनकी लेकिन लाइफ काफी हाँ, इजी हो मेरी जाएगी। सब पेशेंट से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चूंकि हमारे दोस्त बहुत सारे हैं अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उसके अलावा मैं जानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं। जहां तक माधवी जी और हंस जी मिलके प्रयत्न करेंगे पहुंचने का, हमारा जी प्रयत्न बिल्कुल। सिर्फ यही रहेगा कि हम उन लाखों लोगों तक पहुंचे और उनकी हेल्प कर जी। सके। लेकिन उस हाँ हेल्प जी। करने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो प्रैक्टिकेबल हो, जो संभव हो। एक बिल्कुल। एक करके हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। इकट्ठे बैठ के हम बहुत सारी चीजें इस समय पे पर्सनल सब लोगों के सामने शायद ना कर पाए, लेकिन 1-to-1 बेसिस पे धीरे धीरे करके जो नेग्लेक्टेड चीजें हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अभी जो जी डॉक्टर दोस्त साहब। कुछ पूछना चाहें तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, बताएं। हाँ जी। जी पीएन है वो कोई अपनी रिलेटिव की प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, क्वेश्चन होगा पीएन। कमल जी, पीएन पांडे जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। किनको अनम्यूट करना है? पीएन पांडे। पांडे, एक सेकंड। हाँ जी पांडे साहब बताएं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरी आंटी हैं, उनकी रीढ़ में टर्न है और उनको बैठने में चलने में प्रॉब्लम होती है, तो इसका कोई इलाज हो? बिल्कुल सर, हर चीज का इलाज है। और जी आप जो उनके कंडीशन है उसके सारी डिटेल्स जो आपने अभी तक चेकअप कराया है, जिसमें जी एक्सरे या एमआरआई भी हुआ होगा, इस तरह की कंडीशन को काइफोसिस या स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो जी। उसकी जो भी रिपोर्ट्स हैं आप रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं अपनी स्पाइन यूनिट से बात करके उनका दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से या ऑपरेशन से क्या इलाज संभव है मैं आपको डिस्कस करके फिर आपको गेट बैक करूंगा। ठीक है सर? ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, निकिता वलेचा। हेलो। निकिता। हाँ हाँ जी। जी हाँ जी निकिता जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर। मैं नमस्कार। निकिता वलेचा नीना फाउंडेशन एनजीओ से हूँ। मैं पूछना चाह रही थी, जैसे कि आपने बताया भाई सीआईसी नाइट में करने के टाइम पे हम मैंने उसको यूरिन बैग लगा सकते हैं, तो सीआईसी के यूरिन बैग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम? हाँ जी नीना जी, उसमें क्या है कि ये मेल्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान रहता है, फीमेल्स में भी पॉसिबल है। आप जो नेल कैथ जब अंदर डालते हैं तो उस नेल कैथ को आप जब यूरिन निकल रहा है तो उसको आमतौर से हम क्या करते हैं, सीआईसी करके उसको कैथेटर को निकाल लेते हैं। अब जो लास्ट सीआईसी आप दिन में करते हो उसमें उस कैथेटर को निकालो मत, उस कैथेटर के चारों तरफ गोल टेप बना के उसको साइड की स्किन के साथ फिक्स कर दो, और जो कैथेटर है उसको लेके थाइस के ऊपर फिक्स कर दो टेप लगा के। तो वो कैथेटर ब्लैडर के, उसकी टिप ब्लैडर के अंदर ही रहेगी और बाहर का हिस्सा बाहर रहेगा। जहां से यूरिन निकलता है उसमें यूरो बैग लगा दीजिए और उसको टेप से थाई के ऊपर फिक्स करके बैग को बेड के साइड में टांग दीजिए। तो सेम कैथेटर को आप सीआईसी के लिए और सेम कैथेटर को आप कॉन्टिन्यूअस ड्रेनेज के लिए ओवरनाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें एक ऑल सिलिकॉन कैथेटर आता है जो कि थोड़ा सॉफ्ट होता है। जो ये हमारा नेलेटन कैथेटर आते हैं आमतौर से ये थोड़े से स्टिफ होते हैं लेकिन फिर भी मुड़ सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन कैथेटर इससे भी ज्यादा सॉफ्ट होता है और वो सिलिकॉन कैथेटर वॉश करके रीयूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह के कैथेटर को नाइट टाइम के लिए आप कॉन्टिन्यूअस ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है?
थैंक यू। बाकी आप मेरे टच में रहिएगा, मैं आपको इससे रिलेटेड टेक्स्ट जो है आप मुझे अपने क्वेरी भेज दीजिएगा, मैं इससे रिलेटेड टेक्स्ट और वीडियो आपको भिजवा दूंगा। जी जी, एक्चुअली हमने भी अभी 7 सितंबर को स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर खोपकर जी को इनवाइट किया है। तो जब भी मैं उनके बारे में सबको बोला तो उन्होंने बॉवेल ब्लैडर के बारे में बहुत से क्वेश्चन प्लेस किए हैं, तो मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, तो वो मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगी। हाँ, लिस्ट सेंड कर देना मेरे को, क्योंकि खाली लिस्ट में ना, लिस्ट के अलावा पेशेंट का कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब लोगों को, हमारे दोस्तों को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। आप सब, हर आदमी एक स्पेशल इंसान है और एक बड़ा यूनिक इंसान है। हम सब एक जैसे हैं लेकिन फिर भी बड़े बड़े स्पेशल हैं हम सब लोग। हमारी जरूरतें अलग हैं, हमारी नीड्स अलग हैं, हमारे कॉन्टेक्स्ट अलग हैं, हमारी बैकग्राउंड अलग है। तो इलाज जो होता है वो प्रॉब्लम का नहीं होता, इलाज इंसान का होता है। ये बात ध्यान से समझनी है। एक 18 साल के लड़के की जरूरत अलग है, सेम प्रॉब्लम है, लेकिन एक 45 साल के आदमी की और एक 80 साल के आदमी की जो जरूरत है वो डिफरेंट है, उनके इलाज के तरीके अलग है। तो हमें किसी भी प्रॉब्लम का एक इलाज नहीं होता, प्रॉब्लम को पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब आप मेरे से प्रॉब्लम शेयर करें तो पेशेंट की लेवल ऑफ बैकग्राउंड के साथ इंजरी। शेयर करें। और अगली बार जब कभी आपके यहाँ कोई ऐसी, आप भी बहुत अच्छा काम करते हैं और ये बड़ा ही अच्छा सोशल सर्विस का काम है जहाँ पे हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और बड़ी खुशी मिलती है कि हम एक दूसरे के काम आ रहे हैं। तो आप कभी भी ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं तो फील फ्री टू कॉल मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। ओके जी जी, डॉक्टर केतना मेहता जी हैं, उनको आप पहचानते होंगे। जी हाँ, जी वो हाँ, फाउंडर है इनकी। हाँ जी, हाँ जी, तो वो अरेंज करते रहते हैं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। सेशंस। हाँ, मेरी तो तरफ से अभी उनको रिगार्ड्स दीजिएगा और उनको बताइएगा वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प पीपल अक्रॉस द कंट्री। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग दूर दराज के गांव में, छोटी छोटी जगहों में रहते हैं जहाँ इलाज संभव नहीं है, अगर हम किसी भी तरीके से उनके लिए कुछ कर पाए तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात होगी। ठीक है, तो उनको कहिएगा कि जब भी जरूरत हो फील फ्री टू कॉल मी। एक्चुअली मैंने सबको ये लिंक शेयर कर ली थी जितने लोगों को हो सकता था, जैसे वो सबको फायदा हो सके, क्योंकि बहुत लोगों ने बॉवेल ब्लैडर के लिए ही बहुत प्रश्न पूछे थे। ठीक है, मेरा तो नंबर भी आप उनको शेयर कर लीजिएगा सबसे, ताकि वो जी, जी। अपने कॉन्टेक्स्ट में वो चीजें मेरे से शेयर कर सकें और मैं इंडिविजुअल लेवल पे सबकी मदद कर सकूं। अब जैसे जो हाँ, जरूरत चमन लाल जी की है वो देनीपाल जी की नहीं है, इंदर सिंह जी की जरूरत अलग है, विनायक जी की जरूरत अलग है, मुनीश हाँ राम की जरूरत अलग है। तो हमें सबकी जरूरत के हिसाब से उनका इलाज ढूंढना है ना। जी, सबका लेवल अलग रहता है, सबके हाँ जी, प्रॉब्लम्स अलग हाँ रहते हैं हाँ, इस बिल्कुल बारे में। बिल्कुल। हम जी, सब मैं भी स्पेशल हैं तो सबकी जरूरतें भी स्पेशल है ना। हाँ जी, मैं स्वयं मतलब मेरे बिल्कुल को भी डॉक्टर साहब, स्पाइनल आप कॉर्ड इंजरी है, मेरे को भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन सबके लिए शेयर किया है। आपको, अंकिता जी को और माधवी जी को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी। वेलकम माधवी जी, जी को वेलकम। बहुत बहुत थैंक यू कि माधवी जी ने ये नहीं, इनिशिएटिव हाँ लिया और पर्पस लिया। माधवी जी को मैं बहुत छोटे से जानता हूँ और अब इस समय पे हाँ जी, एक बहुत अच्छी चीज जो मैं देख रहा हूँ कि माधवी जी जब से आप लोगों के साथ जुड़ी हैं, सब लोगों की सेवा में लगी हैं, उनके जीवन में एक एक अलग ही अद्भुत उत्साह और एक बहुत अच्छी एक एक पर्पस मिल गया उनको और वो बहुत अच्छे बिल्कुल तरीके से काम कर रही हैं। तो जिंदगी में सेवा से बड़ा कोई सुख नहीं है और हम सब लोगों के लिए भी चाहिए कि हम अपना तो ध्यान रखें। आपके सर्कल में जितने भी आपके दोस्त हों, जितने भी लोगों को आप जानते हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से संबंधित हैं, आप सब लोग मिलके उन सबको गाइड कीजिए हेल्प के लिए। उनसे पूछिए, जरूरत हो तो हमारे पास गाइड कीजिए, व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन, जीमेल पे, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू इन एनी फॉर्म। बस उसमें सिर्फ ये है कि थोड़ा सा एक ध्यान रखें कि जवाब देने में कई बार टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से समय लग सकता है, तो थोड़ी पेशेंस रखें, बट वी आर ऑल देयर फॉर यू। और जितने लाखों लोगों के साथ हम जुड़ पाएंगे उतना ही माधवी जी का ये काम का एफर्ट उतना ही सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब, ये मेरी रिकॉर्डिंग भी शेयर पूरी करना चाहूंगी, प्लीज आप जी, जरूर ये रिकॉर्डिंग शेयर करें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू वेरी मच। रवि डॉक्टर मिश्रा साहब जी को मेरी, बोलिए। हाँ जी, रवि मिश्रा जी रवि को म्यूट कर रवि दीजिए, कुछ मिश्रा, कहना चाहते हैं। हाँ हाँ जी, सर नमस्कार, मैं रवि मिश्रा बोल रहा हूँ भोपाल से, मध्य प्रदेश से। बोलिए।
सर मैं CIC काफी समय से कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा सर दिक्कत ये आ रही कि जो बैक पोर्शन है ये ठीक ऊपर में, यहाँ पर काफी पेन बना हुआ। अभी करीब 1-1.5 महीने से ऐसा होता है कि बहुत तेज से क्रैम्प जैसी आती है राइट साइड में। पता नहीं सर ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है। CIC वगैरह मैं बराबर टाइम से करता हूँ, लेकिन ये जो दर्द है ये बहुत दुखद है, उससे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता सर। रवि जी, जो ये आपके बैक का क्रैम्प है ये आपके यूरिनरी सिस्टम से लिंक्ड नहीं है। इसके जी लिए सर। आपको स्पाइन सर्जन को डिस्कस करके फिजियोथेरेपी शुरू करनी है। नंबर 2, सर। आप एक अपना अल्ट्रासाउंड और किडनी फंक्शन टेस्ट एक बार करा लीजिएगा और उसकी जी रिपोर्ट सर। मेरे साथ शेयर कर देना। इन जी ऑल सर। प्रोबेबिलिटी अगर आपका किडनी फंक्शन ठीक है और अल्ट्रासाउंड में कोई चेंजेस नहीं है तो उसका आपके इस यूरिनरी सिस्टम से कोई संबंध नहीं है। फिर भी आप अपनी डिटेल्स मेरे साथ पर्सनली शेयर कर लेना। मैं आपको और ब्लैडर के स्पैज्म से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको गाइड करूंगा, तो ये भी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सर तो ठीक मुझे है, आपका लेकिन कांटेक्ट CIC अपना टाइम से जरूर करते रहिए और वॉल्यूम को कंट्रोल रखिए। सर मुझे आपका कांटेक्ट नंबर अगर मिलेगा तो सर मैं अच्छे से बात मैं कर डॉक्टर पाऊंगा। साहब माधवी जी का अभी मैं डॉक्टर साहब का नंबर सभी ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी ताकि सब लोग उनसे कनेक्टेड रहें और कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके ओके। हाँ जी। और बताएं। बस यही है सर। और क्या, पेट में लेफ्ट साइड में ना, इस साइड में यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है सर पेट का, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बहुत टाइटनेस लगता है। हाँ सर, ये टाइटनेस जो होती है ये कई कारणों से आती है, जिसमें ब्लैडर के जो प्रेशर्स हैं वो बढ़ जाते हैं या ब्लैडर में इन्फेक्शन या किडनी में सूजिश के लक्षण होते हैं। इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है कि एक आप अपना अल्ट्रासाउंड किडनी का KUB, एक किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन कल्चर, ये 3 चीजें करा के मेरे साथ शेयर कर लीजिए। और फिर बाकी जो आपकी डिटेल्स हैं, क्या दवाइयां ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे, वो फिर पर्सनल लेवल पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर अल्ट्रासाउंड एक दूसरा क्या बताया सर आपने? सर, मैंने आपको बता दूंगा। आप ना मैंने आपको जैसे बताया अभी, क्योंकि अभी बहुत सब लोग बैठे हैं तो इसीलिए आपकी पर्सनल प्रॉब्लम मैं आपसे पर्सनल डिस्कस करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो लिख के अपना नाम भिजवा देना और प्रॉब्लम लिख देना, मैं उस पर आपको सारी चीजें लिख के भेज दूंगा, डोंट वरी। सर नंबर चाहिए, ठीक है। नंबर अभी माधवी जी देंगी सबको। मैं आपको शेयर कर दूंगी डॉक्टर साहब का अभी नंबर। माधवी जी ग्रुप पे सबको शेयर कर देंगे, है ना। आप देखो, अब माधवी जी ने काम शुरू किया है तो ये तो नहीं कि एक दिन के लिए करना है, ये लाइफ लॉन्ग केयर है और हम आपके लिए हमेशा काम करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी आज कोई काम खत्म हो गया है, ये तो कंटिन्यूस चलता रहेगा और आगे भी किसको जो जो दिक्कत होती रहेगी आप हमेशा मेरे टच में रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए व्हाट्सएप के थ्रू आराम से चैट करके, ठीक है। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। सर जितेंद्र मणि जी हैं सर, वो उनके 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो क्या मैं उनका आपका नंबर ही शेयर कर दूं तो मेरे ख्याल से कंफर्टेबल रहेगा। हाँ, वो बेटर रहेगा। अगर कोई जनरल है तो एक आध पूछ लीजिए, 5-6 क्वेश्चन है उनके। हाँ बोलो, उनको बोलो एक आध पूछ लें, बाकी और लोगों को भी मौका मिलेगा। जी, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन सेंड किए थे कि कैथीटर का नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा नंबर यूज करना चाहिए। वो 16FR यूज करते हैं, जो नुकसान तो नहीं है उससे कोई। देखिए, जैसे आप कोई भी चीज खाते हैं तो आपको कितना बड़ा निवाला लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप वो आपके गले में अटकेगा तो नहीं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, चीजों को छोटा छोटा खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं। जितनी छोटी चीज होगी उतनी आराम से जाएगी। तो इसीलिए जो नेल कैथ या जो पाइप हम कैथेटर जो डालते हैं उसका नंबर होता है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना कैथेटर मोटा होता जाएगा। अब पेशाब के रास्ते का जो साइज होता है उसके अंदर आप जितना मोटा पाइप डालोगे उतना ज्यादा वो रगड़ खा के जाएगा। जितना रगड़ खा के बार बार जाता रहेगा 4-4 घंटे बाद, उतना उसकी दीवारों को वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो बेसिक प्रिंसिपल समझने का सबके लिए है, जितना छोटे से छोटा साइज आप इस्तेमाल करेंगे आपके लिए डालना उतना सरल है, उतना तकलीफ कम होगी, उतना कम इंजरी के चांसेस हैं। तो आम तौर से एक एडल्ट आदमी में 12 नंबर का कैथेटर इज कंसीडर्ड सफिशिएंट। 14 और 16 थोड़े से मोटे हो जाते हैं जो कि लॉन्ग रन में दिक्कत कर सकते हैं, इसीलिए 12 नंबर का कैथेटर प्रेफरेबली इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी को 12 डालने में दिक्कत हो तो आप 10 नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैथेटर के ऊपर जेली खूब सारी लगानी है, लिंक के अंदर भी जेली डालनी है, यूरिनरी पाइप के कैथेटर के अंदर भी जेली डालनी है,
ज़ैलोकेन जेली का नोजल लगा के, और कैथेटर को बहुत स्लो और आराम से डालना है। तो आमतौर से 12 नंबर का कैथेटर इज कंसीडर्ड सफिशिएंट, लेकिन अगर आप 14 भी इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 लंबे समय तक इस्तेमाल करने से थोड़ा इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए उसको छोटा कर दें। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन इनका और है कि किडनी और लीवर को कैसे लॉन्ग टाइम सेव किया जा सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना आए। यूरिनरी ट्रैक्ट जो होती है ना, देखो सारे दोस्तों के लिए समझना जरूरी है। आमतौर से एक आम आदमी को समझने की जरूरत नहीं होती कि मेरी किडनी क्या है, मेरा ब्लैडर क्या है, मेरा अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जब कभी हमें तकलीफ आती है तो हमें इन चीजों को जानना पड़ता है, और जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आप जानोगे, चीजों को समझोगे, तो मोटे तौर पे, आपको बहुत डिटेल में नहीं समझना है, लेकिन मोटे तौर पे समझना है, तभी आप अपना अच्छे से ध्यान रख पाओगे। तो यूरिनरी सिस्टम यानी पेशाब के सिस्टम में जो होती है उसको बोलते हैं किडनी। लीवर जो होता है हमारे खाने की आंत का हिस्सा होता है। तो लीवर अलग चीज है, हमारी जो किडनीज है वो यूरिन बनाती है, यूरिन निकल के ब्लैडर में आता है, ब्लैडर से होकर पेशाब के रास्ते से निकलता है। तो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है किडनी। अब किडनी को कैसे ठीक रखना है? अगर आप अपने ब्लैडर को ठीक रखोगे, टाइम से खाली करोगे, अगर इन्फेक्शन नहीं होने दोगे, और रेगुलरली 6-6 महीने बाद जाके अपने डॉक्टर से मिलते रहोगे, और 6 महीने साल के बीच में जो वो बताएं वो टेस्ट करते रहोगे, तो गाड़ी ठीक चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इन चीजों को इग्नोर कर दोगे तो भी ज्यादातर केसेस में ठीक चलता है, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए और आपको पता ना चले तो वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। फिर जब आप उसको नोट करते हो तो वो बहुत बड़ी हुई मिलती है। तो हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होने से तो नहीं रोक सकते, इंसान का शरीर है, प्रॉब्लम आती है सब पे, लेकिन प्रॉब्लम को टाइम से डिटेक्ट करो। जब वो छोटी प्रॉब्लम हो डिटेक्ट करो और टाइम से ट्रीट करो। प्रॉब्लम को बड़ा मत होने दो। जैसे कोई आग लगती है तो थोड़ी सी आग को आप एक डब्बा पानी से भी बुझा सकते हो, लेकिन बड़ी हो जाए तो फिर फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ती है। तो ऐसे ही हर प्रॉब्लम को टाइम से चेक करते रहो। प्रॉब्लम को आने से रोकना पॉसिबल है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमली डिटेक्ट करना। ठीक है, तो रेगुलर चेकअप में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप ध्यान रखोगे तो बिल्कुल ठीक रहोगे और यू विल हैव ए गुड लॉन्ग लाइफ। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं सबसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा भी थोड़ा सा गैप आ गया था चेकअप को लेकर। तो अभी मैं लास्ट 1.5-2 महीने पहले सर के पास गई और सर ने मुझे एडवाइस की है कि मुझे ये 4 टेस्ट कराने हैं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं अभी लास्ट वीक सर को इनकी रिपोर्ट्स चेक करा के आई हूँ, और मुझे 1.5 महीने की मेडिसिन से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी कि मेरे को जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी बहुत काफी टाइम से, तो वो 1.5 महीने की मेडिसिन से ही सॉल्व हो गई। तो मैं थैंक्स करती हूँ डॉक्टर साहब का कि जो वो इतना छोटी छोटी बातों को डिटेल में समझा के हमारे को इतना हेल्प कर रहे हैं और हमारी लाइफ को बहुत इजी बना रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू माधवी जी फॉर योर ग्रेट इनिशिएटिव। और मेरे Thank you, sir. सब दोस्त लोग मुस्कुराते हुए खुश बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। एवरीबॉडी गिव मी अ स्माइल, गिव मी अ बिग स्माइल। यस सर आज हमारे ग्रुप को 1 साल हो। Yes, that's a beautiful smile. So always keep smiling. We are all there with you. और इसमें सिर्फ ये नहीं कि हम हैं, हमारे थ्रू अगर किसी भी और चीज की जरूरत हो, चाहे बेड सोर की प्रॉब्लम हो, चाहे स्पाइन की प्रॉब्लम हो, चाहे न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम हो, आप हमें बताइए। वी विल गाइड यू प्रॉपरली कि आपको कैसे वो करना है। और आज के जमाने में डिस्टेंस को बिल्कुल भी रास्ते में मत आने दीजिए। अब दुनिया में दूरियां खत्म हो गई हैं, अब कोई दूरी नहीं है। इस मोबाइल के जरिए, इस इंटरनेट के जरिए हम सब लोग सब एक साथ घर में बैठे हैं। दुनिया में जहां पे भी हो हम सब लोग साथ हैं। तो ये सोचो कि अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, अब अस्पताल और डॉक्टर आपके घर में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हिम्मत के साथ अपना ध्यान रखना है। फील हैप्पी, फील स्ट्रॉन्ग एंड हैव ए गुड वंडरफुल लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। माधवी जी नंबर शेयर कर दीजिएगा सबसे, है ना? जी डॉक्टर साहब, मैं सभी अभी से सभी ग्रुप्स में कर देती हूँ। चलो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।